नमस्कार, आदमपुर की चौधर में आपका स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं आदमपुर चुनाव को लेकर के। अभी तक दो प्रत्याशी मैदान में थे, तीसरे की सुगबुगाहट आज तेज हो गई है। जयप्रकाश जेपी का नाम किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है। ऑफिशियल इंतजार हम भी कर रहे हैं। ऑफिशियल जैसे ही आता है आपको हर अपडेट खरी खरी न्यूज और K9 मीडिया के पेज पर देखने को मिल जाएगी। हमारी खास चर्चा में जिस तरह से हर रोज हमारे साथ मुखातिब होते हैं कुलदीप शोरान जी, विशेष तौर पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। आज की जो हमारी आदमपुर की चौधर में हम चर्चा करने वाले हैं वो जेजेपी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। गठबंधन का धर्म कितना निभाया जा रहा है और इस गठबंधन के धर्म में कौन विश्वासघात कर रहा है, इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर क्या लगता है, अभी तक जेजेपी का जो भव्य बिश्नोई ने पोस्टर जारी किया, रेणुका बिश्नोई ने, कुलदीप बिश्नोई ने, कहीं भी जेजेपी के किसी नेता का कोई नाम नहीं है। इवन के देवीलाल का फोटो भी वहां पे नहीं है। देखिए अरुण, इस उपचुनाव के अंदर ये सबसे बड़ी एक चौंकाने वाली बात थी कि जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, ऐसे में गठबंधन के सहयोगी पार्टी को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन होने के बावजूद प्रत्याशी के चयन में दोनों दलों की कोई बैठक क्यों नहीं हुई, और क्या कारण रहे कि पोस्टर के अंदर जेजेपी का ना तो नाम लिखा गया और न ही जेजेपी नेताओं को उसमें जगह दी गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गठबंधन की खिचड़ी का स्वाद कुछ बिगड़ा है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में दूरी बनी है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी जेजेपी को अहमियत नहीं दे रही है जो दी जानी चाहिए थी। तो इसका असर जो है चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से आज दिग्विजय चौटाला ने ये साफ तौर पर कहा कि गठबंधन के सहयोगी का मान सम्मान होना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए और चुनाव की रणनीति में उनको शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो नाराजगी है जेजेपी की, कहीं ना कहीं आदमपुर चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ये बीजेपी को भारी भी पड़ सकती है। देखिए, नुकसान तो पक्का होगा। जब आपको एक बड़ी फोर्स आपकी जो है, जिस सहयोगी पार्टी ने 15,000 वोट 2019 में लिए हों, उन 15,000 वोटों को अगर आप अनदेखा करते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप जो है विरोधियों को मजबूत करते हैं। और जेजेपी का वोटर और सपोर्टर एग्रेसिव रहा है, वो वोटर सपोर्टर अगर भुवे बिश्नोई के साथ में खड़ा होता है तो माहौल काफ़ी बढ़िया बनता है, और उस बढ़िया माहौल को अगर आप कैश नहीं करते हैं तो आपकी गलती कही जाएगी। बहुत बड़ी गलती है बीजेपी कर रही। अभी तक कोई भी बैठक नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, इवन के ये भी नहीं हुआ कि कोई संगठनात्मक कोई ऐसी कार्रवाई हो कि जिससे पता चले कि हाँ दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये तो ऐसा होगा कि दोनों अपने अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जेजेपी इंतजार कर रही है कि बीजेपी उनसे कब पूछेगी कि करना क्या है। जेजेपी ने तो अपना प्रत्याशी भी नहीं सोचा था। अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इस चीज का भी तो देखना पड़ेगा। देखिए, इस मामले में मुझे लग रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन धर्म है, उसमें जेजेपी तो गठबंधन धर्म को निभा रही है, उसने इंतजार किया और अब इंतजार कर रहे हैं। ये तो बीजेपी का फर्ज बनता था, उनके नेताओं का फर्ज बनता था कि वो प्रत्याशी की घोषणा से पहले बीजेपी के नेताओं के साथ जो है जेजेपी के नेता मीटिंग करते, वहाँ पर नाम फाइनल किया जाता, उनसे सलाह ली जाती। फैसला चाहिए यही रहता, लेकिन कम से कम एक औपचारिकता होती, ये बुलाया जाता गठबंधन के साथी को, हम इनको फाइनल कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, उससे एक अच्छा मैसेज आता। इसके अलावा जो कुलदीप बिश्नोई और जो भुवे बिश्नोई का एक जो फर्ज था, क्योंकि अब वो देखो वो अब बीजेपी में आए हैं और बीजेपी जेजेपी का पार्टनर है सरकार के अंदर जो है, ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को जो है अजय सिंह चौटाला या दुष्यंत चौटाला के पास जाकर भुवे बिश्नोई के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए था, क्योंकि आशीर्वाद मांगने से वो बड़े ही होते, छोटे नहीं होते। एक तरह से मुझे ये लगा आज कहीं ना कहीं कि जिस तरह से पोस्टर के अंदर जेजेपी का नाम लिखा गया और न ही नेताओं की फोटो लगाई गई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2014 की जो टीस है कुलदीप बिश्नोई की हार की, कहीं ना कहीं अभी वो बाकी है। इसलिए वो महत्व जो है जेजेपी को पोस्टर में नहीं दिया गया, वो जगह ही नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। रड़क और फड़क के इस दौर में पता नहीं रड़क और फड़क तो किसकी निकलेगी, पर बड़ी बात यह है कि जो परिवार इंतजार कर रहा था, देवीलाल परिवार, पहले कभी भी उन्होंने भजनलाल परिवार के लिए वोट नहीं मांगी, लेकिन पहला ऐसा मौका था कि वो उनके साथ टाई अप कर सकते थे। कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो पहले ही खफा हैं। इसके बाद उन्होंने और अपना दायरा बढ़ाना चाहिए था, मतलब लोगों से मिलना जुलना हो सकता था दूसरे दलों से, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ वो बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई के बीच की सेटिंग हो गई है। जेजेपी को तो जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते, इस तरह का काम कर दिया उन्होंने। नहीं, चाय में से मक्खी का तो उसको नहीं कह सकते जो है, अभी वक्त है, संभाली जा सकती है, बातें संभाली जा सकती है, क्योंकि गठबंधन का जो एक साथी है, जो तीनों मामलों में क्या हुआ कि चाहे वो बड़ौदा का उपचुनाव था,
चाहे वो इलाहाबाद का चुनाव था, बीजेपी तीनों ही जगह बड़ी पार्टी रही है, तो टिकट तो बीजेपी को ही मिलनी थी। अब जेजेपी के जो हाईकमान का उनका जो नाराज़गी है उनकी है वो जायज़, उनकी टीस जायज़ है कि जब आप गठबंधन सरकार में पार्टनर हो, जब आपने अभी नगर परिषद के चुनाव आपने साथ मिलकर लड़े हैं, तो उन हालात में आपको गठबंधन के साथी को विश्वास में लेकर एक कम से कम एक मीटिंग होती कोऑर्डिनेशन की, उसमें चर्चा की जाती, मीडिया में और जनता में मैसेज आता कि गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो ये उल्टा रहा है कि गठबंधन के सहयोगी को पूछा ही नहीं जा रहा। तो ये जो अनदेखी है, तो वो अनदेखी मैं मानता हूँ कि अनदेखी के कारण जो जेजेपी की जो नाराजगी है उनकी नाराजगी जायज़ है और उसे दूर करने के लिए बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई को प्रयास करने चाहिए। क्या पता वो चाहते ही ना हो गए साथ आए, क्योंकि कई बार कास्ट फैक्टर एक बड़ा मायने रखता है। कभी आपको लगता हो कि भाई जाट वोटर किसकी तरफ जाएंगे, उनको ज़रूरत ही ना हो, क्या पता उस चीज़ की। नहीं, देखिए मैं मानता हूँ कि आप जो है उपचुनाव में रिस्क नहीं ले सकते। बेशक से आपकी दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां भजनाल परिवार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप दोनों एक हो गए हैं, लेकिन आप ये कन्फर्म तो नहीं है ना कि आप एक तीसरे फैक्टर को बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जो है अगर दुष्यंत चौटाला के कारण या जेजेपी के कारण कहीं नॉन जाट वोटर हमारे से खफा ना हो जाए, उसकी बजाय अगर आप इनको साथ नहीं लेंगे तो जो जाट वोटर है लगभग 50,000 वोटर है, वो कहीं ना कहीं अगर आपके खिलाफ पूरा लामबंद हो गया तो चुनाव काफ़ी नज़दीकी हो सकता है। क्योंकि अगर जाट इकट्ठा हो गया और नॉन जाट वोट बैंक आम आदमी पार्टी साइड ज़्यादा चला गया तो वो भी फिर गणित बिगाड़ सकता है। तो मैं नहीं मानता कि आज की डेट में बीजेपी या कुलदीप बिश्नोई जेजेपी को अनदेखा करने के जो है हालात में हैं। क्योंकि गठबंधन के पार्टनर के तौर पर एक तो अगर आप 30-40 हज़ार वोटों से जीते, एक आप जीते 5,000-10,000 वोटों से जीतो, तो जो अंतर है, वो जो जीत का अंतर है वो बीजेपी की साख को निर्धारित करेगा। जीत का अंतर है कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार की साख का निर्धारण करेगा। और कहीं ना कहीं जो 8 साल की सरकार है और 3 साल की दूसरी पारी है, उसके ऊपर भी जनता की रजामंदी का मोहर लगाने का काम करेगा कि जनता आपसे आपके परफॉर्मेंस से खुश है या जनता आपसे नाराज़ है। वो सारी बातें आदमी पूर्व चुनाव से निकल कर आएंगी। तो उन कंडीशन में आप जो है गठबंधन सरकार के सहयोगी को आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं? दो छोटी सी बातें हैं। अगर गठबंधन धर्म नहीं निभाया जाता, ऐसे में क्या जेजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है? एक बात। दूसरी बात, अगर जेजेपी उम्मीदवार नहीं भी उतारती और एक बिल्कुल साइलेंट स्टेट में रह जाती है, तो जेजेपी के वोट का फायदा कांग्रेस को होगा या केजरीवाल को? देखिए रोहन, ये दोनों ही सवाल अलग अलग टाइप के हैं। मैं मानता हूँ कि एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक रसूख होता है, उस रसूख में उनको ये देखना होता है कि हमारी अहमियत बनी रहे। तो जेजेपी मुझे लगता है कि अपनी अहमियत ख़त्म नहीं होने देगी। जो कल पार्लियामेंट बोर्ड की जो मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग के बाद जो है ये हो सकता है कि बड़ा फैसला लिया जाए। उस बड़े फैसले के तहत अलग चुनाव लड़ने का, अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला भी जेजेपी ले सकती है। जेजेपी को कमज़ोर मानना ये गलत फहमी होगी, ये गलत सोच होगी। क्योंकि जेजेपी का वोट जो है 2019 में 15,000 वोट थे और 15,000 वोटों को जो है अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो उपचुनाव के अंदर एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि 15,000 आपकी 30,000 की आपकी जीत थी, 30,000 जीत में से अगर 15,000 विपक्ष के साथ जुड़ गए तो मार्जिन 15,000 करा जाता है। और 15,000 में अगर आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा दी, फिर वो मार्जिन जो है कहीं ना कहीं नेक टू नेक भी हो सकता है। तो आप रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, ये जरूर आज की तारीख में कि जो भजनाल परिवार का जो विरोधी वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी में, वो कांग्रेस में, वो एनएलडी में बटा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर चौथी पार्टी जेजेपी मैदान में आती है तो वोट बैंक और भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप ये कैलकुलेशन करो कि चारों बढ़ जाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना कि 2009 की तरह जब जयप्रकाश चुनाव लड़े थे उस समय हार जीत का मार्जिन 6,000 रह गया था। तो आप ऐसा मौका नहीं दे सकते कि पूरे विपक्ष को, आप जो आपके विरोधी वोट उनको आप एक जगह लामबंद होने का मौका नहीं दे सकते। तो उससे बचने का उपाय यही, कम से कम आपका जो गठबंधन सहयोगी है उसके जो 15,000 वोटर हैं उनको आप अपने साथ खड़ा करें। उससे दो चीज़ें होंगी, पहला गठबंधन के पक्ष में माहौल बनेगा और दूसरा जीत का अंतर बढ़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन आप इस चीज़ को, जैसे अभी आपने ही बताया कि जयप्रकाश की जीत जो है वो सिर्फ 6,000 की रह गई थी। अब जो सारी चीज़ें थी, आपने कहा कि जिस तरह से 15,000 जेजेपी की वोट आई थी या फिर इसका कुलदीप बिश्नोई का ज़्यादा अंतर था, ये चीज़ें, लेकिन क्या ये मानते हैं कि आप जो 6,000 का अंतर था जेपी अब उसको घटा बढ़ा सकते हैं? देखिए, वो 6,000 का अंतर वो अलग हालात में था।
2009 के अंदर जो है पंजाब की तरह जो है हरियाणा में भी सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस का दबदबा था, और कांग्रेस के दबदबे के कारण जो है वहाँ पर पूरा सरकारी सिस्टम काम कर रहा था। जयप्रकाश के पास सरकार की सपोर्ट थी, तो उस सपोर्ट के कारण ही ये पूरा जो विरोधी वोट बैंक था वो जयप्रकाश के साथ खड़ा हो गया था, तो मामला नज़दीक आ गया था। लेकिन अभी देखना चाहिए कि वो अब हालात नहीं है। अब कुलदीप बिश्नोई के साथ या भव्य बिश्नोई के साथ बीजेपी भी खड़ी है, तो वो जो अंतर था 6000 वाला, वो तो किसी सूरत में नहीं आएगा। वो तो जो है जयप्रकाश के लिए तो चुनौती ये रहेगी कि वो कहीं अगर थोड़ा सा भी आम आदमी पार्टी इतना ग्रो करेगी, उसका नुकसान कांग्रेस को होना है। तो बीजेपी क्यों नहीं होगा, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो वोट आपको मानना पड़ेगा कि 8 साल की सत्ता में बीजेपी पूरे हरियाणा में इस कंडीशन में आ गई कि हर सीट के ऊपर उनका 20 से 25 हज़ार का फिक्स वोट बैंक हो गया है। तो वो वोट बैंक जहाँ पर कमल का निशान होगा, आपको ये देखना होगा कि अब की बार जो है भव्य बिश्नोई वो हाथ के पंजे पे या ट्रैक्टर पे निल रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं कमल के निशान पर। तो वो जो बीजेपी के नाम का 20-25 हज़ार वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो है भव्य बिश्नोई को मिलेगा। तो इसके चलते उनका जो वोटों का जो संख्या है, जो पिछली बार 62,000 वोट जो कुलदीप बिश्नोई को मिली थी, मुझे लगता है उसको वो क्रॉस करेगी। क्रॉस कितना करेगी और डिपेंड करेगा कि जेजेपी उसके साथ खड़ी होती है कि नहीं होती। मैं मानता हूँ कि आप देखिए कुलदीप बिश्नोई को वोट मिले 63,000 में से आप ये मान के चलो कि कांग्रेस के आप 10,000 वोट निकाल दो, 50,000 वोट बच गए। उसके बाद बीजेपी को वोट मिले 35,000 में से आप आधे वोट जो है वो निकाल दीजिए जो कुलदीप बिश्नोई के विरोधी जाट वोट थे, जो सोनाली फोगाट को मिले थे। तो 17.5 वो मिल गए, 50 और 17.5 67,000। उसके बाद 15,000 वोट मिले थे जेजेपी को, 15,000 में से आधा कर दीजिए जो हो, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन के अंदर भव्य बिश्नोई 70,000 को क्रॉस कर रहा है जो हो। तो उस कंडीशन में आपने बड़ी आसानी से बता दिया 70,000 क्रॉस कर रहे हैं। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पेंशन कटने का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बीजेपी की पब्लिक डीलिंग ना होना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हमेशा नाराज रहना, या फिर किसान आंदोलन की वजह से जेजेपी के प्रति नाराजगी, क्या ये इतनी सारी चीजें कोई असर नहीं डालेंगे जनता पे? देखिए असर डाल देते हुए मैंने वोट आधे किए हैं। मैंने जो जेजेपी के वोट जो है 15,000 से 7,500 किए मैंने जो बीजेपी के जो 35,000 वोट मिले थे वो भी मैंने जो है 17,000 किए हैं। मुझे जो संख्या को घटा रहा हूँ, मैंने कुलदीप बिश्नोई को जो 62,000 वोट मिले थे उसको मैंने 50,000 वोट किया करके जो हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वोट अगर पिछली आप संख्या मिलाओगे तो 63,000, 35,000 और 15,000, 1,12,000 बनते हैं। मैं तो आपको 70,000 गिना रहा हूँ ना, तो मैंने आपको जो 42,000 वोट कम किए ना, तो वो सरकार के विरोध के वोट है ना, विरोध के वोट। तो वो वोटों के कारण ही जो संख्या है वो कहीं ना कहीं देखिए संख्या विरोध की बट रही है। ये इलेक्शन अगर आमने सामने का हो तो इलेक्शन बन सकता है 2009 की तरह नज़दीकी फाइट का। लेकिन हालात ये है कि आम आदमी पार्टी मजबूत जो हाजिरी वहाँ पर दिखा रही है, वहाँ पर जो है कांग्रेस का जयप्रकाश का आना भी बड़ा चेहरा है, उसका भी एक इफेक्ट डालेगा। और तीसरी बात है कि जेजेपी का रुख क्या रहेगा, जेजेपी क्या फैसला लेती है कल के ऊपर। डिसाइडिंग किंग मेकर हो सकते हैं। किंग मेकर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो चुनाव का पूरा जो एक माहौल है वो देखिए, जो एक पुशअप होता है ना, एक पुशअप आज जेजेपी के पास है शायद, वो पुशअप अब वो किसको लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो तो बीजेपी को मैनेज करना है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, सत्ता के भी 2 साल बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी गठबंधन तोड़ने का रिस्क लेगी, और मुझे लगता है कि जेजेपी भी जो है एक्सट्रीम कोई चीज़ करेगी। देखिए ये तय है कि जेजेपी अपनी अहमियत को ख़त्म नहीं होने देगी। अगर बीजेपी ने या कुलदीप बिश्नोई ने उनको जो है प्रॉपर मान सम्मान नहीं दिया, जो आज दिग्विजय चौटाला ने बात कही, तो उस कंडीशन के अंदर जो है जेजेपी बड़ा फैसला लेने को मजबूर होगी। एक तो होती है कि भाई इच्छा, एक होती है मजबूरी। तो जो वर्तमान जो हालात है उसमें बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई ने जेजेपी को सोचने पर मजबूर किया है, और उस मजबूरी में वो अलग कैंडिडेट उतार सकते हैं। उस अलग कैंडिडेट उतारने से कहीं ना कहीं जो भव्य बिश्नोई के वोट ही कम होंगे। अब फायदा किसको होगा, क्योंकि हुड्डा परिवार जेपी के साथ मिलकर चुनाव को कैसे मैनेज करता है, केजरीवाल अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव को कैसे मैनेज करते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर चुनाव तो एक कई रंग बदलेगा, उन रंग बदलने में रंग में भंग नहीं पड़ना चाहिए। और जेजेपी को मैं मानता हूं कि एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है कि बीजेपी और आम इसको कुलदीप बिश्नोई को जो है जेजेपी को नेताओं को मनाना चाहिए और गठबंधन को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि पिछले 2 चुनावों की तरह तीसरा चुनाव भी खतरे में ना पड़ जाए। बस सीधी सी बात है सर, अपनी हरियाणवी में एक बात कही जाती है, भाई 9 हाथ की सोड़ में तो सोने की जरूरत है नहीं, निश्चिंत हो गए, हंगे लागेंगे, है ना। देखो अगर गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई हंगा नहीं लगना।
लेकिन अगर अलग अलग लड़ते हैं तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है कि सरकार चुनाव लड़ रही है। आपको ध्यान होगा जींद उपचुनाव ने पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स को बदला था। वही हालात आदमपुर से ही पैदा हो सकते हैं, चाहे वो बड़े मार्जिन से बीजेपी जीते और या कोई उलटफेर हो जाए। दोनों ही हालात में प्रदेश की पॉलिटिक्स बदलेगी। उसका फ़ायदा अगर गठबंधन जीता उसका फ़ायदा जो है कुलदीप बिश्नोई को भी होगा, दुष्यंत चौटाला के भी होगा और बीजेपी भी होगा। लेकिन अगर हारते हैं तो उसका फ़ायदा जो है भूपेंद्र हुड्डा को होगा या केजरीवाल को होगा। तो पत्ते खुले हुए हैं। लेकिन ये कह सकते हैं आज की तारीख में जो आज माहौल बना है, जो जेजेपी ने फैसला लिया है पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक बुलाने का, वो मीटिंग से आगे कड़वाहट नहीं बढ़नी चाहिए। समय रहते बीजेपी हाईकमान को इस मामले में डैमेज कंट्रोल करना चाहिए और जो गठबंधन के साथी मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि ये ना कि बने बनाए माहौल में एक खटास पैदा होना, माहौल का खराब होना और गठबंधन के ऊपर सवालिया निशान लगना, वो उपचुनाव के लिए शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते। बिल्कुल। तो आज का हमारा यही विषय था कि जेजेपी की क्या भूमिका आदमपुर में रहने वाली है और किस तरह से गठबंधन का धर्म निभाया जा रहा है। क्या ये एक तरफा प्यार है या फिर बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल करेगी, कल को बीजेपी को जेजेपी को मनाएगी या जेजेपी को साथ लेके चलेगी, या किस तरह से चीजें चलेंगी। क्योंकि कल जेजेपी बड़ा धमाका भी कर सकती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई है जिसके बाद वो एक ठोस फैसला ले सकते हैं। अभी बीजेपी के पास समय है मैनेज करने का, कुलदीप बिश्नोई के पास समय है कि वो किस तरह से जेजेपी का साथ ले सकते हैं। अगर साथ नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन जो जेजेपी का वोट काउंट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को तो जाएगा नहीं, फिर वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा कांग्रेस और केजरीवाल की तरफ। तो ऐसे में देखना होगा इस बीजेपी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है। और एक बहुत बड़ी बात निकल के ये सामने आई थी कि जो है कुलदीप बिश्नोई कभी सोचते हो कि भव्य जो है वो बहुत मक्खन की तरह निकल सकता है। ये चुनाव है, जैसा कि सुबह हम बात कर रहे थे दिग्विजय चौटाला से, तो उन्होंने भी कहा था कोई भी चुनाव जो है वो आसान नहीं होता और खास तौर पे उपचुनाव जहां पर रिस्क आप नहीं ले सकते। 2 उपचुनाव ऐसे हो चुके हैं पहले जहां बीजेपी ने मात खाई है, बड़ौदा का उपचुनाव और एलनाबाद का। अगर तीसरे उपचुनाव में भी कुछ गड़बड़ होती है तो जाहिर तौर पे सरकार की किरकिरी होती है और जो पटकथा आगे लिखी जानी है सरकार की वो कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये चीजें किस तरह से चलती हैं। देखना ना भूलें हर रोज हमारा ये कार्यक्रम आदमपुर की चौधर। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।